हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें थोड़ा सा हटकर बनाती हैं। तेज तर्रार अंदाज के साथ ये अपने तरह की कुछ सौम्यता भी रखते हैं। डिप्लोमेटिक अंदाज में ये अपने विरोधियों को मौन करवा देने का मादा भी रखते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरह ये भी इन दिनों बेहद व्यस्त बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कुछ मुद्दों पर इन दिनों घिरे भी हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज हम इनसे खुलकर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही बातचीत की शुरुआत हम यहाँ पर करना चाहेंगे। पिछले 1.5-2 साल में जो आपकी जो सरकार की परफॉर्मेंस रही है स्टेट में, उसे देखते हुए लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आप कितना कुछ डिलीवर करने की इस चुनाव में जो है उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी 1.5 साल तो पूरा नहीं हुआ जी वो तो अभी 15 महीने हमारी सरकार को बने जी हुए है। और मुझे लगता है कि 15 महीने में सबसे पहले चुनौती हमारी आर्थिक मोर्चे पर थी। हमने आर्थिक चुनौती का सामना किया और अपनी अर्थव्यवस्था को जी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश में हम सफल हुए जी और आज हमारी अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ। जी फिर दूसरी चुनौती इस 15 महीने में आपदा से संबंधित आई। भयंकर तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। जी पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई, बर्फ़ पड़ी और 500 के करीब जानें चली गई। 22,000 परिवार जो है आपदा से प्रभावित हुए। जो घर में रात को अपने सोया हुआ था, सुबह उसका घर ना था, ना बर्तन थे, ना कुछ था। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई और मैं हिमाचल की जनता का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, विधायकों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि हमने पुनर्वास योजना के तहत जो लोग 4 दिन टेंट में रह रहे थे, पहली ऐसी योजना लाई कि उनको अगर घर गांव में मकान लेना तो 5,000 रुपये सरकार मकान का देगी और शहर में मकान लेना तो 10,000 रुपये सरकार का उनको रहने के लिए देगी। और हमने इस कार्य को शुरू किया और 31 मार्च 2024 तक फ्री राशंस जो अभी ख़त्म हुआ है हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाया। ये तो उसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट किया। कुल्लू में तबाही बहुत ज़्यादा हुई। 75,000 के करीब पर्यटक वहाँ फंस गए और 75,000 पर्यटकों में से 15,000 गाड़ियाँ उनकी फंस गई। ना सड़क थी, ना बिजली था और ना पीने की समस्या आन पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में जब कोई भी बिजली चली जाती थी तो हफ्ता भर नहीं आती थी, क्योंकि बिग हिमालय पहाड़ बड़े हैं। लेकिन हमने 48 घंटे के अंदर टेम्परेरी बिजली भी मुहैया करवाई, जी जी पानी भी मुहैया करवाया और 75,000 टूरिस्टों को निकाला भी। हमारे अधिकारी से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर मुख्यमंत्री होने के नाते मैं खुद सड़क पर उतरा और 75,000 पर्यटकों को घर पहुंचाया। कहीं अराजकता का माहौल नहीं थी, कहीं लूटपाट नहीं थी। यही एक अच्छी प्रशासन की विशेषता होती है, गुड गवर्नमेंट की, गुड गवर्नेंस की विशेषता होती है। और उनको घर पहुंचाया। और एक जगह हमें एक समस्या ये भी आन पड़ी कि चंद्रताल जो एक हमारी लाहौल स्पीति में जगह है, वहाँ 300 के करीब पर्यटक फंस गए। 4 से 6 फुट बर्फ़ पड़ गई। जुलाई का महीना जी और बर्फ़ पड़ गई और वहाँ टेम्परेरी टेंटों में वो रह रहे थे, उनको कैसे निकाला जाए। एयरफोर्स का हमने सहायता ली। एयरफोर्स ने पहली सोटी लाने के बाद जो हैंडीकैप्ड थे उनको निकाला। कहा कि वहाँ ना तो लैंडिंग सुविधा है, उन्होंने इनएबिलिटी शो की। हमारे पास समस्या ये थी कि अगर हम उनको एक दिन भी लेट हो जाते तो तकरीबन 250 के करीब 200-250 के करीब कोई उन लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो गई होती। तो मेरा ये मानना है कि उनको निकालने की हमारी समस्या थी। तो हमने अपने मंत्रियों को जेसीबी में उठाकर जो बर्फ़ से ढका था उस रास्ते को निकाला और पर्यटकों को, चाहे वो पूना से थे, केरल से थे, बॉम्बे से थे, हर जगह से टूरिस्ट था, कोई राजस्थान से था, उनको सुरक्षित घर निकाला और उन्होंने हमारे साथ धन्यवाद भी किया। ये हमारी सबसे बड़ी सुविधा थी। फिर जो 22,000 आपदा प्रभावित परिवार थे उनको बसाने की सुविधा थी। केंद्र सरकार से उस प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली और हम कोशिश करते रहे कि जिस तरह गुजरात में आर्थिक सहायता दी गई है, उत्तराखंड में आर्थिक सहायता दी है, हिमाचल प्रदेश में भी आर्थिक सहायता मिले। वो आर्थिक सहायता
कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला। और जब स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अपने साधनों से 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज दिया। सेब का सीज़न हमारा पीक पर चल रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, इतनी तबाही हुई थी। एक ही दिन में 14 अगस्त को 51 मौतें हो गई लैंडस्लाइड्स के कारण। हर जगह तबाही जब ज़्यादा हो रही थी मैं पूरी जगह गया, जिसका कि और वर्ल्ड बैंक ने भी प्रशंसा की, नीति आयोग ने भी प्रशंसा की, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी प्रशंसा की कि आपदा से जिस तेज़ी से हम निपटे हैं वो काबिले तारीफ़ है। फिर उनको बसाने की बात है। तो जो आपदा के तहत पैकेज मिलता है वो पीएमओ आवास योजना के तहत सिर्फ 1,30,000 मिलते हैं। तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि 1,30,000 में तो आजकल वॉशरूम तक नहीं बनता, तो ये कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला नियम तो यही कहते हैं, कानून ये कहते हैं। तो मैंने कहा कि यार हम भी आम परिवार से उठकर राजनीति में आए हैं, तो इतने में तो कुछ नहीं बनता। तो मैंने उनको नियमों को बदल दिया, कानून को बदल दिया, और जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनका जिनका पूरी तरह नष्ट हुआ उनको 7 लाख रुपए दिए, और जिनका आंशिक रूप से नष्ट हुआ 5,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया। जिसकी पशुशाला चलेगी उसको हमने 50,000 रुपया दिया, और जिसके पशु चले गए उस पशु की कीमत 55,000 रुपया हमने पूरी की पूरी कीमत दी। जी। छात्र राजनीति से जो है आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, उसके बाद तमाम पड़ावों को पार करते हुए जो है आप उस दौर में मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से हिमाचल प्रदेश के, जब कम से कम ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में मोदी नाम की एक लहर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उस दौर में जो है आप सीएम की पोस्ट तक पहुंच पाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में। मैं एक विजनरी के तौर पर जो है सीएम सुक्खू से ही जानना चाहता हूं कि अगले 4 वर्ष में जो है हिमाचल प्रदेश में किस तरह का ग्रोथ वो देखना चाहेंगे, और इससे लेकर के किस तरह के प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, हमने पहला बजट पेश किया तो हमने दिशा भी तय की कि हम अपने राज्य को 2026 तक ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। जी। महज शब्दों और कागजों में ग्रीन स्टेट नहीं बनाना है, व्यक्तिगत तौर पर और वास्तविक तौर पर हमने उसमें क्या करना है। जी। तो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 तक हम अपनी स्टेट को, अगर पूर्णतः नहीं तो 60-70% तक हम ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित कर देंगे। हम थर्मल पावर को पूरा छोड़ देंगे, हम हाइड्रो पर जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन में जाएंगे। तो इस दृष्टि से हम कार्य करने की सोच रहे हैं। और दूसरा, सोशल सेक्टर में हम अपने हिमाचल के लोग जो हैं उनको कैसे आगे उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरे बजट में हमने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को जो है हमने फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ सुविधा प्रदान करने की बात अब की ही है। और 18 साल से ऊपर की जो भी हमारी बेटियां हैं हम उनको 1,500 रुपया हर महीना देने जा रहे हैं। यानी कि 18 साल के बाद जीवन भर जब तक उसको सांस है, हर साल हम 18,000 रुपया उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमने हिमाचल प्रदेश में जो 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हैं उनको उपलब्ध करवाई है। तो वैसे ही अनाथ बच्चों के लिए हम फ्री एजुकेशन 27 साल तक करने जा रहे हैं। विधवाओं के बच्चों को हमने 27 साल तक फ्री एजुकेशन कर दिया। फ्री एजुकेशन का मतलब है कि उनकी फ़ीस सरकार देगी, जिस भी स्कूल में पढ़ेंगे सारी फीस सरकार देगी। अच्छा। और कॉलेज में पढ़ेंगे सरकार देगी, और जब मेडिकल कॉलेज में 1 लाख की फ़ीस है वो भी सरकार देगी, हॉस्टल की फ़ीस सरकार देगी। ये सारी सुविधाएं हम सामाजिक दृष्टिकोण से आगे लेकर जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमारा जो संकल्प है वो 2027 तक प्रदेश आत्मनिर्भर बने और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस ढंग से योजनाएं भी बना रही है, काम भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। ये ठीक है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियां कई आती है, आंतरिक चुनौती भी आती है, बाहरी चुनौती भी आती है, मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी चुनौती आती है, विधायकों से भी चुनौती आती है। उन सब चुनौतियों में सामंजस्य बढ़ाकर आगे बढ़ना। सरकार जो है स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस किस तरह से चीज़ों को प्लान कर रही है, कैसे उसको जो है ग्रास रूट लेवल तक उतार रही है, तो इस दिशा में क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस होना बहुत ज़रूरी है।
हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। हाइड्रो में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपनी जो लूपहोल्स है, जो चोर दरवाजे से पैसा बाहर जाता है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इकॉनमी को 27 तक हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब दृष्टि से जो भी सुधार इस दृष्टि से इन चीज़ों को आगे लाने के लिए किया जाएगा, उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उन कड़े फैसलों का विरोध कई बार जनता भी करती है और विधायक भी करते हैं, लेकिन उससे समाज का भला हो तो ऐसे फैसले लेने में थोड़ा घबराना नहीं पड़ता। जी, ठीक है। तो ठीक है, इनिशिएटिव्स हैं आपकी तरफ से और उस दिशा में आप जो है लगातार प्रोग्रेस कर भी रहे हैं और शायद प्लानिंग्स हैं अभी उस दिशा में आपकी। कुछ बातों का ट्रैक हम यहाँ पर चेंज करते हैं। कुछ चर्चाएं रही हैं पीछे और कुछ बातें काफ़ी कुछ सुनी और देखी गई। बतौर मुख्यमंत्री आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रतिभा सिंह जी के साथ में व्यक्तिगत तौर से और जो एक राजनेता के तौर पर जो है किस तरह के संबंध हैं आपके? बहुत अच्छे संबंध है, जी जी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी। लेकिन सर पीछे जो हमने जब राज्यसभा चुनाव जो हुआ एक सीट के लिए हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ऐसा लगा था कि कांग्रेस पार्टी जो है उस एक सीट पर फतह करेगी और स्थितियाँ थी भी और संख्या बल भी था पूरा आपके पास। तो ऐसा कुछ महसूस होता हुआ दिखाई दिया कि शायद जो चैलेंजेस हैं वो पार्टी से बाहर होने के अलावा जो है पार्टी के भीतर बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि क्रॉस वोटिंग हो गई और फिर जो है स्थितियां हमने देखी क्या क्या हुआ फिर उसके बाद। इससे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है कि राज्यसभा के चुनाव में हमारी मेजॉरिटी थी जी और हमारी गलती भी रही है। कुछ का तो पता था पर कुछ का तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा और उस गलती से हमने सीखा भी है। जी 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 इतने हमारे जो वरिष्ठ नेता थे मनु सिंघवी जी, जिनको सुप्रीम कोर्ट के वो बेस्ट लॉयर है, जी जी वो उनको पार्टी ने टिकट दिया था और ठीक टिकट दिया था। लेकिन हमने कल्पना नहीं की थी कि ये जो लोग हैं वो इतना बड़ा स्टेप्स उठा लेंगे और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रलोभन दिया जी और कि जिस उस प्रलोभन में वो फंस गए और फंसने के बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग कर ली, ठीक है, क्योंकि जो राज्यसभा का वोट है उसमें व्हिप नहीं जारी होता, बिल्कुल। तो वो दिखा के डालना पड़ता है, उसमें कोई अनसीन नहीं था। पर अगले दिन ही हमारा बजट प्रस्तुत होना था, वो उस बजट में भी व्हिप होने के बावजूद एब्सेंट हो गए, जिसके कारण उनको डिस्क्वालिफिकेशन साइन करनी पड़ी। 6 इन विधायकों ने की, 3 जो इंडिपेंडेंट थे वो बीजेपी के अगेंस्ट जीते थे, बीजेपी की विचारधारा से ही थे। वो बीजेपी का टिकट चाहते थे, बीजेपी का जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार लड़ा और तीनों जीत गए। लेकिन विडंबना आज देखिए, आज़ाद उम्मीदवार ना तो कांग्रेस पार्टी का ना बीजेपी का, वो इस्तीफा दे के बैठ गए कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। ऐसा पहला ही बार होगा हिंदुस्तान में। और अब स्पीकर साहब उस पर फैसला लेंगे, तो जब वो इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी का नहीं और कांग्रेस के जो विधायक है, ऐसे तो पार्टी के खिलाफ 15 महीने में जाने वाले नहीं थे। 15 महीनों में हमने उनके सारे काम भी किए, एसडीएम से लेकर जो सारे अधिकारी भी लगाए, हर एक विधानसभा में 300-400 करोड़ के काम हुए। ठीक है, कुछ लोग उसमें मंत्री बनना चाहते थे, 1-2 लोग मंत्री बनना चाहते थे, तो मैंने उनको कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद हम मंत्री बनाने के बारे में सोचेंगे। और कुछ एक लोग थोड़े स्वभाव से कई बार आदमी लालची भी होता, तो कुछ लालच में भी थे। तो अब उस समय जब वोटिंग हुई तो हमारे 34 हमारे भी आए, 34 मनु सिंघवी जी के भी आए। कांग्रेस और बीजेपी बराबर में आ गई। और जब कांग्रेस और बीजेपी बराबर में आ गई तो उसके बाद नियम ही उल्टा है। पर्ची निकली मनु सिंघवी जी की और वो हारे हुए घोषित हो गए, जबकि क्या होना चाहिए था कि पर्ची निकलने वाले को जीता हुआ घोषित किया जाना चाहिए। ये पहली बार है, कोई लेख नहीं है इसका कि जिसकी पर्ची निकलेगी वो हारा माना जाएगा। तो पहली बार है। कई जगह तो 2-2, 3-3 पार्टियों के राज्यसभा के लोग होते हैं,
यूपी वगैरह में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। जी बिल्कुल। अगर 3 आदमी वहाँ बराबर आ गए तो अगर जिसकी पर्ची निकली तो वो तो हारा हुआ माना जाएगा, तो 2 को राज्यसभा कैसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें समझने वाली है कि तो ये पर्ची निकलने वाले को जीत मिलनी चाहिए थी। ये नियम का कुछ खराब है, लेकिन हम हारे हैं। क्रॉस वोटिंग हमने, हमारे लोगों ने की है, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं जी और हमारी गलती भी रही है। अब इसमें सुधार करेंगे हम, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें ओवर एम्बिशियस लोग बहुत हैं और लालची लोग भी बहुत हैं। जी। अब तो वो चलो चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो बात है वो इस बात से सहमत होती है कि उन्होंने 6 के 6 जो बागी थे उनको भी टिकट दे दिया, और जो 3 इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी का दे दिया। तो 9 लोग जो कांग्रेस से डिफेक्ट करके गए 1 महीने में, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको झंडे उठाने पड़ेंगे। तो हम जनता के पास जाएंगे कि ये बिके हुए लोग हैं, राजनीति में बिके हुए लोगों को नहीं रहना चाहिए। इस दृष्टि से भी हम काम करें। हिमाचल प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, काफ़ी हद तक जो वो बड़ी संख्या है, उनका ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जो हैं बेदाग छवि वाले और कुशल नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हम सर कांग्रेस की एक ओवरऑल बात करते हैं, अगर हम हरियाणा स्टेट देख लें, अगर हम मध्य प्रदेश देख लें, अगर हम राजस्थान देख लें, तो यहाँ पर विपक्ष उतना बड़ा चैलेंज शायद साबित होता, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज जो है खुद पार्टी के अपने ही लोग जो है कई बार होते हुए दिखाई दिए। और ये तीनों ही स्टेट जो है एक बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, और पीछे जो कुछ तमाम घटनाक्रम हुए उसे देख करके कहीं ना कहीं ये बातें चर्चाओं का विषय ज़रूर रही कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे बड़े चेहरे ज़रूर हैं जो शायद इस कोशिश में थे कि आपकी कुर्सी को भी हिलाएं। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व क्षमता में वो दम नहीं है? क्या वो पार्टी आला कमान तक कुछ इस तरह का संदेश डिलीवर करने की कोशिश में थे, या कुछ षड्यंत्र इस तरह से चल रहे थे पार्टी देखिए, में? राजनीति में सबकी इच्छाएं होती है। पहले विधायक बनता है, विधायक बनने के बाद उनकी इच्छा होती है मंत्री बनने की। जी। तो इसमें से कुछ विधायक इसलिए भी क्रॉस वोटिंग की कि मंत्री बनना चाहते हैं। उनकी एक पीछे छुपी राजनीति ये भी थी कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, और तो हम वो जब मुख्यमंत्री हट जाएंगे तो हम किसी और के नेतृत्व में विश्वास करते होंगे। कुछ जो मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करना हर एक क्षेत्र में है, ये कोई कांग्रेस है जो मंत्री बन जाता तो उसकी इच्छा मुख्यमंत्री की बनने की हो जाती है। तो वो कई प्रकार से सोच विचार करके ऐसे आगे बढ़ते हैं, और मेरा ये मानना है कि अब इन सब बातों पर विचार करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें अगले जो चुनाव है उसको जीतना है, और लोगों के बीच ये लोकतंत्र को मजबूत करना है। जो जनता के वोट पर जीत कर आते हैं और नोट के बल पर अपनी पार्टी बदल देते हैं, अपना वोट दे देते हैं, वो और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, सत्ता की भूख में कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी अच्छा है, और भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए भी अच्छा है। जी, तो मतलब एक हद तक आप स्वीकार तो करते हैं इस बात को कि ऐसा है। अगर मैं सीएम साहब से ये कहूँ कि वो कौन कौन से नेता हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं और जो आपसे राइवलरी कुछ रखते हैं पार्टी के भीतर, कुछ आप ऐसे नाम लेना चाहेंगे? काफ़ी चले ही गए हैं, उन तो अपना क्रॉस वोट कर ही दिया, अब तो डिस्क्वालीफाई हो गए जी। कुछ हद तक चले गए। कुछ एग्जिस्टिंग लीडर्स जो पार्टी के भीतर? नहीं, एग्जिस्टिंग लीडर की तो अब क्या बात करनी हो, तो सब पार्टी के साथ है। जी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सुक्खू साहब जो है बहुत डिप्लोमेटिक अंदाज में चीज़ों को टैकल करते हैं, और ये खूबी भी है उनकी। सर, अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की बात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसी पर हम थोड़ा सा लौटते हैं। गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, और ख़ासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें, तो उनकी कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जो सेंटर से ड्यूज़ मिलने वाले हैं उनको, वो ड्यूज़ जो है जानबूझकर लटकाए जा रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है, उनका ऐसा कहना है। क्या हिमाचल सरकार की भी ऐसे कोई गिले शिकवे हैं कि सेंटर से कुछ ड्यूज़ है जो मिलने चाहिए? की तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें आपदा की शिकायत जरूर है कि उस समय हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज जरूर मिलना चाहिए था। तो वो ड्यूज़ हमारे को केंद्र सरकार के पास जब हम योजना लेके जाते हैं तो वो मिल भी रही है कुछ जगह। वो तो ठीक है, कई जगह राजनीति करते हैं, और राजनीतिक स्टेट में क्योंकि अपोजिशन की स्टेट है तो थोड़ा बहुत तो राजनीतिक हो ही जाती है। जी।
जैसा आप बता भी रहे थे सर कि हिमाचल प्रदेश में अक्सर जो है आपदाएं आती रहती हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत आम सी बातें हो गई हैं इन दिनों। तो कुछ आप स्थायी प्रबंध चाहते हैं और नहीं, केंद्र की देखिए तरफ से मैं कुछ आपको सहयोग एक चाहते चीज़ बता दूँ, आपदाएं आती नहीं है, जी। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। हम्म, स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, बर्फ़ ही पड़ती जी है, बिल्कुल। वहाँ बारिश होगी। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका कुछ असर हो रहा है। और लैंडस्लाइड्स आते नहीं हैं। लैंडस्लाइड्स ऐसा कि जब हमारे न्यू रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो जब पहाड़ कटता है उसका जो स्टेटा होता है उसको सेटल होने में रोड बनती है तो उसको 4 से 5 साल लगते हैं। तो 40,000 किलोमीटर हिमाचल में रोड्स बनी है। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं कि हर सड़क में आए, जब जहाँ फ्रेश कटिंग होती है वहाँ आती है, लैंडस्लाइड तब ज़्यादा होते हैं। पर इस बार जब लैंडस्लाइड हुई तो लगातार कंटिन्यूटी में 72 घंटे बारिश हुई, तो जहाँ स्टेटा पहाड़ में कमज़ोर हो चुका था तो वो पहाड़ के रूप में स्लम जो होता ना एकदम बढ़ता है बहुत तेज़ी से। डेब्रिस जब आज चलता तो फिर कुछ नुकसान होता है। ठीक है, और कुछ और बातें हैं और सीएम साहब को थोड़ा अब पीछे लिए चलते हैं, कुछ दशक पीछे, जब सक्रिय राजनीति का ये हिस्सा नहीं हुआ करते थे। सर आप जब सक्रिय राजनीति तो 17 साल की उम्र से हो, छोटे जी कुछ बातें हमने सुनी कि जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, शायद 8वीं 9वीं क्लास में आप थे शायद उस समय, ऐसा क्या हुआ था कि आपने स्कूल में स्ट्राइक करवा दी थी? नहीं, 9th क्लास में मैं था। स्ट्राइक नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो पूरे यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक्स हुई। तो यूनिवर्सिटी के जो लोग आए तो उन्होंने हर स्कूल भी बंद कर दिया, कॉलेज भी बंद कर दिया। तो हम भी उसमें लीडरशिप में आगे हो गए कि अपने स्कूल में हम भी लीडर बनते तो स्ट्राइक करवा दी। तो ये चलता है राजनीति। बिल्कुल, कहते हैं ना कि पूत के पाँव जो है पालने में मालूम पड़ जाते हैं। तो भविष्य की जो डगर थी और एक साधारण से परिवार का बच्चा जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से जो है राजनीति में कदम रखता है और फिर एक दिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सबसे शिखर पर पहुंचता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठता है, ये अपने आप में जो है किसी मिसाल से कम नहीं है, ये अपने आप में किसी बड़ी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। सर शुरुआती दिनों में जैसे कि आपके पिताजी जो थे वो रोडवेज़ में जो है ड्राइवर का काम कर चुके हैं, आपके पास जो है मिल्क की एजेंसी भी रही है, उसमें आप जो है परिवार का खूब हाथ बटाया करते थे। वो स्ट्रगल के दिन किस तरह के रहे आपके और किस तरीके से सब मैनेज आप करते थे वहाँ, परिवार का हेल्प करना, साथ में पढ़ाई करना? देखिए ये तो 80s की बात है जी। फादर ने 10-12 उस समय सरकारी कर्मचारी को नौकरी मिल जाती थी। जी। मदर गांव में रहते थे, वो खेतीबाड़ी करते थे। फादर वहाँ रहते थे, हम बच्चे मदर कई बार वहाँ आ जाते थे शहर में। जी। तो हमारे बच्चे हम सब लोग पढ़ते थे। तो मेरे को शुरू से शौक़ था कि मैं काम करूं और मेहनत करूं। तो जब हमें उस समय मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसियां मिलती थी, मैं और एक मेरा साथी था जिसमें सुबह उठ के मिल्क बांटना पड़ता था और हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे। तो यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो अगर सुबह हम 3-2 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद पैसे बनते थे तो हमारे अपनी जेब के खर्चे भी पूरे होते थे। तो वो काम कर लेते थे, 2-3 साल हमने वो काम किया। फिर ऐसे काम करने का शौक़ होता है, फिर घर में भी काम करते थे। तो ये सब चीज़ें चलती थी और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट होकर हम पढ़ाई भी करते थे और आगे की राजनीति भी करते थे। जी। छात्र राजनीति से ही मैं आगे आया और बाकमाल आपको इसमें खूब कामयाबी भी मिली। और सर यहाँ पर देखिए, अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो विपक्ष के बड़े सारे गिले शिकवे हैं, बहुत सारे जो है शिकायतें हैं उनका एक मुद्दा जो है आजकल बड़ा उठा रहे हैं रोज़गार को लेकर के कि भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है रोज़गार की दिशा में जो है खास कदम नहीं उठा रही है या फिर जो है कुछ प्लानिंग से उनकी जो वादे किए हैं वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ शिकायतें हैं उनकी तरफ नहीं, से? उनके पास बोलने को कुछ नहीं। उन्होंने तो 5 साल में 20,000 रोजगार दिए, हमने 1 साल में 22,000 रोजगार दे दिए। कौन सी ऐसी बात है, गारंटी हमने पूरी कर दी। 1500 रुपए की बात करते थे, 1500 रुपया हमने एक डिस्ट्रिक्ट में तो पूरा भी कर दिया लाहौल स्पीति में, और पूरे हिमाचल प्रदेश में 1500 महिलाओं को मिलने भी शुरू हो गए। तो ये बातें करना उनका, वो विपक्ष है, उनके पास कुछ तो कहने को चाहिए ना। तो उनका वो विपक्ष होने के नाते उनकी बात भी सही है कि उनको कोई मुद्दा तो पकड़ना ही पड़ेगा। पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है सर,
और यहाँ पर जो है अपने स्तर की, ठीक है, आप बता रहे हैं कि आपने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए और क्या कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं और क्या प्लानिंग्स में है आपकी। आपको क्या लगता है कि केंद्र की सरकार से क्या कुछ अगर आपको सहयोग मिल जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है? केंद्र की सरकार से टैक्सीज में हमारा हिस्सा होता है। हमारा हिमाचल प्रदेश के विकास हो, आम लोगों की सोच के अनुसार हम कार्य कर सकें और हमें सहायता मिलती रहे। कुछ मांगे, कुछ नहीं, अपेक्षाएं होंगी केंद्र नहीं, सरकार से आपकी? केंद्र सरकार से तो हम जो मुद्दे लेके जाएंगे तभी वो बेचारे बोलेंगे। जी जी। चलते चलते सर एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक हैं और आप बहुत व्यस्त भी हैं आजकल, इसमें लगे भी हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, अब अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो उस समय जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और सभी सीटें जो हैं लोकसभा की वो बीजेपी के हिस्से में गई थी। इस बार क्या ऐसा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं आप, तो इस बार क्या पासा पलट सकता है? क्या देखिए, हमारे लास्ट अंतिम चरण में चुनाव है जी अंतिम चरण में उस समय कौन से मुद्दे राइज हो जाते हैं। आजकल लोगों की ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। जी 3 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, दिमाग में बोझ डालना पड़ता, तब पता लगता कि ये खाया है। जी जी तो उस समय कौन से मुद्दे होंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने गुड गवर्नमेंट के हम नाते गुड गवर्नेंस की, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, हमने किया है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे हैं, अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुँची है। जी और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि लोग हमें चाहेंगे और लोग हिमाचल में जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जो खरीदो फरोख्त हुई है, उससे लोगों में गुस्सा है। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, वो हर 5 साल एक सरकार को काम करने का मौका देते हैं हिमाचल प्रदेश में। 5 साल बाद वो अपने मत को बदलते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अभी लोगों में गुस्सा है। अब वो गुस्सा वोट के रूप में कितना कन्वर्ट होता है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ही बता सकते हैं। जी जी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, जो बहुत साफ गोई रखते हैं अपनी बातों में, लाग लपेट नहीं करते और बच करके निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। और आज की जो बातचीत रही, आप लोगों ने देखा होगा, उन्हें समझा होगा कि किस तरीके से राज्य के सतत विकास की दिशा में ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरह से ये जो है संजीदा हैं। और ख़ास तौर से प्रदेश की जो युवा हैं, युवा शक्ति जो है प्रदेश की, उसे जो है फैसिलिटेट करने के लिए किस तरीके से जो है आर्थिक दबाव ना पड़े उनके ऊपर, तो उस दिशा में किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और बहुत जल्द आपको राजनीति की एक और बड़ी हस्ती से मिलवाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी राम विश्वकर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।